Dear students, let us study our next topic, ionization energy. Ionization energy definition अगर आपको याद है तो how will you define ionization energy? It is defined as energy required to remove the most loosely held electron from an isolated gaseous atom. Most loosely held electron from an isolated gaseous atom. अब मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है बच्चे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आइसोलेटेड गैसियस एटम से जितनी एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मेनली डिपेंड अपॉन न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, ये आप जानते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इतना आपको पता है आप कि एस और पी ब्लॉक के बीच में पड़ते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो साइज है एस ब्लॉक से छोटा है क्योंकि इधर को साइज घटता है बच्चे, एटॉमिक रेडियाई। तो देयर एटॉमिक रेडियाई इज स्मॉलर देन व्हाट? एस ब्लॉक। इट इज स्मॉलर। एस ब्लॉक से क्या है बच्चे? छोटा, मतलब एस ब्लॉक का बड़ा है इससे, बट बिगर देन व्हाट? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से इनका साइज बड़ा है। न्यूक्लियर चार्ज अगर देखें, न्यूक्लियर चार्ज भी इनको बढ़ता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो न्यूक्लियर चार्ज है इन ए गिवन पीरियड वो क्या बच्चे ज्यादा है किससे? एस ब्लॉक से। साइज इनका छोटा है एस ब्लॉक से, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है एस ब्लॉक से इन ए गिवन पीरियड। इट मीन इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एस ब्लॉक से ज्यादा होगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज हायर देन व्हाट? एस ब्लॉक। अब अगर हम पी ब्लॉक से कंपैरिजन करें, देयर साइज इज बिगर देन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से इनका साइज बड़ा है इन ए गिवन पीरियड, और न्यूक्लियर चार्ज कम है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इधर को बढ़ रहा है, पता ना? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एज वी मूव अलोंग ए पीरियड। ठीक है, तो इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है पी ब्लॉक से, साइज बड़ा है। इसका मतलब साफ है न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा, साइज बड़ा होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। Less energy will be required to remove electron from outermost shell. That is D block element की ionization energy E block element से क्या है बच्चे? कम। ये हो गया इनका कंपैरिजन विद S and P block, है ना? तो ionization energy of D block elements are higher than S block elements but lower than P block elements. क्यों? Due to their comparatively higher nuclear charge than S block elements and lower nuclear charge than P block elements. P block elements से न्यूक्लियर चार्ज इनका क्या है? कम। मैंने कहा ना पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज। तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हुआ? इंक्रीज। अगर हम पर्टिकुलर सीरीज की बात करें, ट्रांजिशन सीरीज की, 3D 4D पर्टिकुलर सीरीज, कैडमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 10 एलिमेंट 3D सीरीज। इस सीरीज की बात करें, पर्टिकुलर सीरीज की, बट वी फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज with increase in atomic number, but increase is marginal and irregular. लेकिन जो इंक्रीज हमने देखी वो मार्जिनल थी, कम थी और इरेगुलर थी। इरेगुलर का मतलब कि कहीं डिक्रीज होने के, हमने क्या कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चे? आयोनाइजेशन एनर्जी शुड ग्रेजुअली इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होनी चाहिए? बेसिक रीजन क्या हो सकता है इसका? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इन सीरीज, है ना? हम स्कैंडियम से जा रहे हैं जिंक की तरफ। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे? 21। और 21, 22, 23 और लास्ट हम कहाँ पहुंच रहे हैं बच्चे?
जिंक पे एटॉमिक नंबर कितना है 30, तो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। तो हमारे हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से जो हमने पढ़ा है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा हमने यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं देखा। द इंक्रीज वाज देयर बट इट वाज मार्जिनल एंड इरेगुलर। आपको पता है इसका रीजन, हम एटॉमिक रेडियाई में इस चीज को पढ़ चुके हैं। कारण क्या है इसका? कारण है कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ बच्चे एक चीज और भी बढ़ रही है, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं बच्चे? इनर शेल में, पेनल्टीमेट शेल में, ना कि आउटर मोस्ट शेल में। जैसे हम लिखते हैं 3d1 4s2 स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन, 3d1 4s2 आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो बच्चे में। स्कैंडियम के बाद बच्चे आता है टाइटेनियम, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 3d2 4s2। टाइटेनियम के बाद बच्चे आता है वैनेडियम, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 3d3 4s2। क्या देखा आपने कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज गोइंग in the penultimate shell, not in the outermost shell. These electron, what they do? They increase the shielding effect. तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, साथ साथ में शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम करता है। जितनी अट्रैक्शन बाहर पहुंचनी चाहिए न्यूक्लियस की उतनी नहीं पहुंचेगी। मतलब साफ है बच्चे, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज व्हाई द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी इज मार्जिनल। न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी बच्चे उतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है उसने न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को पार्शली कैंसिल कर दिया, एंड हेंस इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी इज मार्जिनल एंड इरेगुलर। तो ये बच्चे एक्सप्लेनेशन दी है, इसको मैं यहाँ से भी रीड आउट कर देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। द आयोनाइजेशन एनर्जी increases because nuclear charge increases with increase in atomic number, which reduces size of atom. However, increase is marginal because the effect of increased nuclear charge is partially cancelled by increase in screening effect, shielding effect. क्यों शील्ड इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है? Addition of electron in the penultimate shell, addition of d electrons in the penultimate shell shield the outer electron from the inward pull of nucleus। ये दिखाया मैंने बच्चे आपको, शील्ड इफेक्ट बढ़ रहा है क्योंकि जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है, ना कि आउटर मोस्ट शेल में, है ना। Thus the ionization energy of 3d and 4d elements are irregular। ये बच्चे एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। The first ionization energy of 5d series are higher than those of 3d and 4d। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। 3d सीरीज बच्चे ऊपर आ गया, 4d उसके नीचे आ गया, और 5d उसके नीचे आ गया। हम तो पढ़ते हैं कि डाउन द ग्रुप जाए तो साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे? घटती है। तो 5d सीरीज के एलिमेंट की corresponding elements of 4d and 3d corresponding मतलब सेम ग्रुप, corresponding element। 5d सीरीज के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी corresponding elements of 4d and 3d क्या होनी चाहिए थी बच्चे? कम, पर ये बोल रहा है ज्यादा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि when we move from 4d to 5d what happen? 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक 4f ब्लॉक में जाते, 4f ऑर्बिटल में जाते हैं, एंटर करते 4f, 14 इलेक्ट्रॉन। लेंथेनम के बाद शुरू हो जाता। 5d सीरीज में पहला एलिमेंट लेंथेनम है, बट आफ्टर लेंथेनम वी हैव 14 एलिमेंट्स ऑफ f ब्लॉक, 4f ब्लॉक। तो ये 14 एलिमेंट्स मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स किसमें गए? 4f ऑर्बिटल में। एट द सेम टाइम
14 एटॉमिक नंबर भी बढ़ा। जब हम लेंथेनम से कहां गए बच्चे, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ 5D सीरीज हॉफनियम, ये 14 एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर है आपको पता है बच्चे 57, इसका लेंथेनम का, और हॉफनियम का कितना है बच्चे 72। 58 से लेके 71 तक कौन है बच्चे, दीज आर लेंथेनाइट्स, ये लेंथेनाइट्स हैं। 14 14 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े और 14 ही बच्चे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। इलेक्ट्रॉन किस में गए, एफ ऑर्बिटल। आपको याद रखना है बच्चे, एफ इलेक्ट्रॉन्स हैव पोर शील्डिंग इफेक्ट। एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट पोर होता है। दे हैव मोर डिफ्यूज्ड शेप, इनकी जो शेप है वो डिफ्यूज्ड होती है, डी से भी ज्यादा डिफ्यूज होती है, दे आर मोर डिफ्यूज एंड हेंस दे हैव पोर शील्डिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट पोर होगा। नेट इफेक्ट क्या होगा, अट्रैक्शन। 14 न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा ना, जब आप लेंथेनम से हाफनियम पे गए तो बीच में 14 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, 14 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, 14 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, बट इलेक्ट्रॉन go into 4f सब शेल, दे हैव पोर शील्डिंग इफेक्ट। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका रहा बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज का, एंड हेंस व्हाट हैपन, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डेफिनेटली इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़े। इन 14 प्रोटॉन्स का इफेक्ट दिखेगा आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, दैट इज व्हाई the 5D series elements have higher ionization energy than 3D and 4D. This is the reason. यहाँ पे लिखा है बच्चे, this is because the 4f electron in 5D series have poor shielding effect due to diffused shape of 4f orbital. This results in greater effective nuclear charge and hence higher ionization. ये चीज बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 5D सीरीज के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 3D एंड 4D ज्यादा है। उसका कारण क्या है कि जब हम 3D 4D से 5D में जाते हैं तो 14 प्रोटॉन्स इंक्रीज एज वेल एज 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स किसमें गए, 4f सबशेल में, which has poor shielding effect. Therefore effective nuclear charge increase. शील्डिंग इफेक्ट अगर पोर होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और भी बच्चे डिस्कस किए गए हैं एंड दे आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हमें उनको देखना चाहिए। व्हाट आर दीस पॉइंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जनरल नॉलेज की बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी एक्सेप्शनली हाई। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई है, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D10S2, N-1 D10 NS2, the most stable configuration इनकी, so therefore they have exceptionally high ionization energy. Both subshells fully filled, DB fully filled, SB fully filled, symmetrical configuration. इसी तरह से कहता है बच्चे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। अगर हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, CD5 4s1, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3d5। 3d5 इज एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, इट गोज फ्रॉम, देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाला बना क्रोमियम, में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्रोमियम 1 पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन बन गई 3d5 स्टेबल। अब आप एक और निकालने की कोशिश करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन गोज फ्रॉम मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल, सिमेट्री खत्म हो रही है इसकी। 3d5 is more symmetrical than what 3d4. Symmetry always leads to stability. इसका मतलब साफ है कि क्रोमियम की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एक्सेप्शनली हाई होगी। एक इलेक्ट्रॉन तो ये आसानी से लूज कर देगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बन रही है बच्चे, स्टेबल 3d5। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इट रिक्वायर एक्सेप्शनली हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, because we are going from more stable to less stable. Same thing has been observed in case of copper. Copper की configuration क्या है बच्चे, आप जानते हैं, it is 3d10 4s1, 3d10 4s1।
एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये गया, इसको मैं यहीं पे क्रॉस करता हूँ, बन गया कॉपर 1 पॉजिटिव, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बट एक और निकालेंगे, बनेगी 3d9। मतलब साफ है बच्चे कि इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें मुश्किल आएगी। तो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली क्या होगी? हाई, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे यही लिखा है बच्चे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शनली हाई बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी of exactly half filled in chromium 1 positive and exactly fully filled in copper 1 positive. Copper 1 positive exactly fully filled है, chromium 1 positive exactly half filled है. These configurations are extra stable, इसलिए इनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो, मुश्किल होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल। ठीक है बच्चे। इसी तरह से बच्चे कहता है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन इज वेरी स्मॉल। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं बच्चे क्या होती है? आयरन की कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 3d6 4s2। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। दो इलेक्ट्रॉन निकाले, बनी 3d6, तीसरा निकाला तो बनी 3d5, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। तीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या बन रही है? स्टेबल। इसलिए कहता है कि आयरन Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बड़ी आसानी से जाता है। इट हैज एक्सेप्शनली लो आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी? थर्ड। Fe2 पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, अब तीसरे को निकालना है, तभी आयरन फेरस से आसानी से किसमें जाता है बच्चे? फेरिक में। इट इजीली गोज फ्रॉम फेरस स्टेट टू द फेरिक स्टेट। दिस इज द रीजन its third ionization energy is very low, because when it loses the third electron, it goes to stable electronic configuration. What is the stability? Exactly half filled। ठीक है बच्चे। एक और चीज यहाँ पे लिखी है बच्चे, इट मस्ट बी नोटेड दैट स्मॉलर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल स्टेबल इट्स कंपाउंड। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल की क्या होगी बच्चे? कम, उतना कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कंपाउंड आसानी से बनाएगा, तो नेचुरली कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। द हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर, निकल एंड जिंक एक्सप्लेन व्हाई दे शो मैक्सिमम ऑफ +2 ऑक्सीजन स्टेट। जिंक का तो आपको समझ आ रहा है बच्चे कि जिंक जो है वो तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब दो लूज करेगा बन जाएगा 3d10, तीसरा लूज करेगा तो क्या बनेगा बच्चे? 3d9। 3d9 मतलब इसकी सिमेट्री है वो खत्म हो रही है ना। तो जिंक आसानी से तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो इसी वजह से जिंक की जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज एक्सेप्शनली हाई, बहुत ज्यादा है। इट डज नॉट शो क्या बच्चे? जिंक 3 पॉजिटिव। जिंक 3 पॉजिटिव ये नहीं शो करता, इट शोज जिंक 2 पॉजिटिव। इसी तरह से कॉपर की भी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है बच्चे। इसी तरह से निकल की कॉपर +2 कैसे शो कर लेता, उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ लेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कॉपर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, दूसरा कैसे लूज करता, वो भी हम पढ़ेंगे बच्चे। लेकिन पहले हम एक नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे इसी के साथ, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेट अस मूव टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम मूव करते हैं बच्चे किधर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ लेट अस मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये मैं यहाँ पे आ गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वांटिटी प्रॉपर्टीज और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। The thermodynamic stability of a compound of transition element can be determined in terms of magnitude of ionization, enthalpy या ionization energy of metal। अभी हमने डिस्कस किया कि lesser the ionization energy, more stable the compound। ionization energy कम होगी, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उसके ज्यादा होगी। So smaller the ionization energy or ionization enthalpy of metal, stabler the compound। For example, nickel 2 compounds are more stable than platinum 2 compounds। क्यों? Because I1
IE1 plus IE2 of nickel is less than platinum. ये मैंने क्या लिखा है बच्चे, सम ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी का सम लिखना पड़ेगा। सम टोटल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकल इज लेस देन प्लैटिनम, यानी कि निकल की आयोनाइजेशन एनर्जी +2 स्टेट में कम है किससे, प्लैटिनम से, तो निकल के कंपाउंड्स +2 स्टेट में मोर स्टेबल होते हैं किससे, प्लैटिनम के +2 स्टेट के कंपाउंड से। दूसरे साइड पे बच्चे प्लैटिनम 4 इज मोर स्टेबल देन निकल 4। क्यों? प्लैटिनम +4 स्टेट निकल की +4 स्टेट से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि प्लैटिनम की फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जी का जो सम है दैट इज लोअर देन दैट ऑफ निकल। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 ऑफ प्लैटिनम, इनका सम करें दैट इज लोअर देन दैट ऑफ फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकल। मीन प्लैटिनम +4 स्टेट इजीली बनाता, इसलिए इसके +4 स्टेट के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हैं किससे, निकल की +4 स्टेट से। ये कंसेप्ट आ गया बच्चे कि लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोर स्टेबल द कंपाउंड। लेकिन कहता है जब हम स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन सॉल्यूशन में बात करते हैं, सॉल्यूशन में, तो वहां पे ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी डज नॉट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। और इन सॉल्यूशन द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल rather than ionization enthalpy। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, कहता है तो सॉल्यूशन में जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पे डिपेंड करती है rather than ionization enthalpy। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्शन हम लिखते कैसे हैं। ये आपकी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कैसे होती है, सॉलिड स्टेट में। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, क्या बनाती है बच्चे, ये M पॉजिटिव एक्वस, ये बनाती है। एक्वस स्टेट में क्या, सॉल्यूशन में प्लस इलेक्ट्रॉन, सपोज करे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, कोई इलेक्ट्रॉन उसकी 2 लूज कर सकती, 3, मैंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता हुआ दिखाया। तो आपने क्या देखा बच्चे कि जो आपकी इलेक्ट्रोड सॉलिड स्टेट में थी वो किसमें चली गई बच्चे, एक्वस स्टेट में। मतलब दिस रिएक्शन कैन बी सपोज टू ऑकर इन 3 स्टेप्स। इस रिएक्शन को हम सपोज कर सकते हैं कि 3 स्टेप में हुआ। वो 3 स्टेप क्या है बच्चे, फर्स्ट स्टेप मेटल सॉलिड गोज टू मेटल गैसियस। मेटल सॉलिड किसमें गया बच्चे, मेटल गैसियस। सॉलिड को कन्वर्ट करना गैसियस स्टेट में दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, और इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं हम बच्चे, सब्लिमेशन एंथैल्पी। वी कैन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट इट। सेकंड स्टेप, मेटल गैसियस स्टेट में उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया टू फॉर्म गैसियस आयन। गैसियस स्टेट जो मेटल एटम बना गैसियस स्टेट में, इट लूज इलेक्ट्रॉन। गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज एनर्जीज आर एनर्जी एब्सॉर्ब, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, दे आर एनर्जी एब्सॉर्ब, बन गया गैसियस आयन। गैसियस आयन फिर सॉल्यूशन में बच्चे डिसॉल्व हुआ, एक्वस बना, एंड इन दैट प्रोसेस एक्वस मतलब वाटर ने उसको सराउंड किया। M पॉजिटिव आयन, वाटर ने उसके साथ अट्रैक्शन डेवलप की, हाइड्रेशन बोलते हैं इसको। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। और इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो बच्चे देखिए M सॉलिड से क्या बना, M पॉजिटिव एक्वस, M सॉलिड से M पॉजिटिव एक्वस। यहां भी मैं क्या दिखा रहा हूं बच्चे, M सॉलिड से M पॉजिटिव एक्वस।
आपने एक लॉ पढ़ा होगा 11th में, हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। वो क्या कहता है कि किसी प्रोसेस को आप एक स्टेप में करें या एक से ज्यादा स्टेप में, नेट हीट चेंज ऑलवेज रिमेन द सेम। एनर्जी चेंज जो है, नेट एनर्जी चेंज, वो क्या रहता है बच्चे, सेम। तो मैंने चाहे स्टेप, ये प्रोसेस चाहे एक स्टेप में किया चाहे किया 3 में, तो नेट चेंज क्या होगी बच्चे, सेम। नेट एनर्जी चेंज क्या होगा, सेम। यानी कि वन स्टेप प्रोसेस का जो एनर्जी चेंज है, दैट इज डेल्टा टी एच, इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा सब्लिमेशन, डेल्टा आयोनाइजेशन एंड डेल्टा हाइड्रेशन, ये तीनों के बराबर होना चाहिए। ये जो रिएक्शन है, मैंने क्या लिखा है बच्चे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, यही डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी या गेन करने की टेंडेंसी कितनी है, वो इसी रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब साफ है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो इन 3 टर्म्स पे डिपेंड करेगी। कौन सी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। बिकॉज दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है हमारा, इट इज सम ऑफ दीज 3 रिएक्शंस। हमने दिखा दिया बच्चे थ्योरेटिकली, ये रिएक्शन हम 3 स्टेप में कर सकते हैं और तीनों वैल्यूज हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। सब्लिमेशन एंथैल्पी, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, आयोनाइजेशन, गैसीय एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, एंड देन हाइड्रेशन ऑफ द गैसीय आयन, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू इन टर्न डिपेंड अपॉन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन 3 वैल्यू पे डिपेंड करती है बच्चे क्या, आपकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू, याद रखिए। तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से लूज करेगा, कौन बच्चे, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन मेटल कितनी आसानी से लूज करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पे, ना कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पे। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है दैट इज लिमिटेड टू दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन। जबकि सॉल्यूशन में जो मेटल है वो एक्व स्टेट में जा रहा है, द मेटल इज गोइंग इनटू एक्व स्टेट। तो एक्व स्टेट, सॉलिड से एक्व स्टेट में जा रहा है, मीन कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल का, ना कि कौन सा बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें कि जो कंपाउंड है वो स्टेबल है या नहीं, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल है या नहीं, वो देखना पड़ेगा उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से। थस टोटल एंथैल्पी, डेल्टा टीएच क्या लिखा है बच्चे हमने, ये डेल्टा टीएच मीन टोटल एंथैल्पी चेंज, total enthalpy change for the process involving sublimation, ionization and hydration. ये 3 स्टेप, total enthalpy change for these 3 steps, that is for this process will be sum of these 3 type of enthalpies. इस सिंगल स्टेप की जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो इन 3 का सम होगी बच्चे। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन लगाना, एक प्रोसेस को आप एक से ज्यादा स्टेप में करें या एक स्टेप में करें, नेट एनर्जी चेंज रिमेन सेम, नेट हीट चेंज रिमेन सेम, है ना। जैसे आप तीनों को ऐड करें बच्चे, ये और ये कैंसिल हो गए, देखें ये और ये कैंसिल हो गए, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो नेट क्या हुआ, एम सॉलिड से क्या बना, एम पॉजिटिव एक्वस। तीनों एनर्जी हमने क्या कर दी बच्चे, ऐड, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। डेल्टा टीएच टोटल एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्विंग when solid metal M is converted into M positive aqueous. Delta TH क्या है, ये जो delta TH हमने लिखा है, it is total enthalpy change when M solid converts into M positive aqueous and it can be taken equal to sum of the 3 type of enthalpies. इसको हम इन 3 टाइप ऑफ एंथैल्पीज का सम मान के चल सकते हैं। कौन एंथैल्पीज बच्चे, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। इसमें 2 चीजें याद रखना कि जो सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं, पहली 2 दे आर एनर्जीज एब्सॉर्ब, और ये जो हाइड्रेशन है इट इज एनर्जी रिलीज्ड। आयन तभी स्टेबल होता है if एनर्जी रिलीज्ड इज मोर देन एनर्जी एब्सॉर्ब। अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी एनर्जी एब्सॉर्ब से
तो आपका जो आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये चीज अपने दिमाग में रखें, ये आपके काम आएगी। एनर्जी रिलीज शुड बी मोर देन एनर्जी एब्सॉर्ब। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, मूव फर्दर। ये हमने कंसेप्ट आपको समझा दिया कि एक्व स्टेट में, सॉल्यूशन में जो आपका ट्रांजिशन मेटल आयन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जहां तो उसने कंपाउंड बनाया है, वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमें नहीं बताएगी। वो कौन बताएगा? उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज आर मेजर ऑफ डेल्टा टीएच। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज हैं वही मेजर है किसका बच्चे? डेल्टा टीएच। हेंस quantitatively the stability of different oxidation state of metal ion can be determined from electropotential data। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोपोटेंशियल डाटा दिया हुआ है तो हम उसकी मदद से बता सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। मोर स्टेबल द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर स्टेबल द कंपाउंड। अब क्या आपको पता है कि मोर नेगेटिव इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of electrode, more stable is the oxidation state of transition metal in aqueous solution। फिर से रिपीट करता हूं, more negative is the standard reduction potential of electrode, more stable is the oxidation state of metal in aqueous solution। जितना इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा, स्टैंडर्ड नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होगा बच्चे? कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है। रिडक्शन पोटेंशियल होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बट हियर इट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव मीन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज लेस, मीन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज मोर। ये बात समझ बच्चे? इट मीन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज मोर स्टेबल। सो मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, more stable will be the oxidation state in aqueous solution। अब कहता है फॉर एग्जांपल E नॉट वैल्यू ऑफ M2 पॉजिटिव oblique M, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी है बच्चे। M2 पॉजिटिव oblique M दिखाया है बच्चे, ध्यान से देखना इसको, ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। पहले मैं इसी को लेके दिखाता हूँ, 3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव बाद में दिखाता हूँ। इसको देखिए, टाइटेनियम की -1.63 है, मैंगनीज की -1.18 है, कॉपर की +0.34, जिंक की -0.76 है। व्हाट डज दिस शो? ये क्या शो करता है? टाइटेनियम की -1.63 है, M2 पॉजिटिव टू M, मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल मीन मोर स्टेबल द ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब M2 पॉजिटिव को M में कन्वर्ट करना मुश्किल है, नेगेटिव है ना इलेक्ट्रोपोटेंशियल, मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रोपोटेंशियल, मोर स्टेबल द ऑक्सीडेशन स्टेट। जस्टिफाई करूंगा मैं बच्चे यहाँ पे, मतलब इस रिएक्शन को करना मुश्किल है, इट मीन इसके अपोजिट को करना आसान है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, दैट इज इट हैज लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब साफ है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए आसान है, दैट इज इट्स +2 ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या देखते हैं बच्चे ट्रांजिशन सीरीज में M2 पॉजिटिव ओब्लिक M, अगर इसको देखिए आप, इस इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू को देखिए तो आप क्या देखते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज लेस होती गई अप टू निकल, निकल तक कम होती गई। मतलब साफ है, क्या साफ है बच्चे? एक्सेप्शनल ट्रेंड भी है बच्चे, यहाँ पे देखिए रोमनी को बताते हैं इसका कारण भी, एक्सेप्शनल ट्रेंड है, कम होती गई। इसका मतलब साफ है कि टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट गोज ऑन डिक्रीजिंग। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी कम होती गई, इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू शो कर रही है। एक और चीज आप नोट करें बच्चे, जिंक का ट्रेंड एक्सेप्शनल है, M2 positive oblique M electropotential value, it is becoming less and less negative, but that of zinc is more negative। कॉपर का पॉजिटिव है उसको भी देखते हैं बाद में, पहले जिंक का देख लेते हैं।
दैट ऑफ जिंक इज मोर नेगेटिव। उसका कारण क्या है? उसका कारण साफ है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता, बिकॉज बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d10। इसलिए इसकी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू मोर नेगेटिव है। इट्स इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू इज मोर नेगेटिव। एक्सेप्शनल ट्रेंड। क्रोमियम की बात करते हैं बच्चे। क्रोमियम, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे? 3d5 4s1। क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लूज करेगा बच्चे, लेकिन दूसरा लूज करने में इसको क्या आएगी? परेशानी। इट विल नॉट इजीली लूज द सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो 3d5 से क्या बनेगा बच्चे? 3d4 लेस स्टेबल बनेगा। लूज तो करेगा बट इतनी आसानी से नहीं करेगा जितनी आसानी से किसने किया बच्चे? देखें, वैनेडियम ने और मैंगनीज ने जितनी आसानी से किया। मैंगनीज की इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू M2 पॉजिटिव ओब्लिक M इज मोर नेगेटिव देन क्रोमियम। वैनेडियम की मोर नेगेटिव देन क्रोमियम है। क्रोमियम की एक्सेप्शनली कम है। कम मतलब लेस नेगेटिव है। इट मीन इसकी टेंडेंसी +2 स्टेट में जाने की क्या है? कम है, एज कंपेयर टू वैनेडियम एज वेल एज मैंगनीज। मैंगनीज का ट्रेंड देखें, एक्सेप्शनली हाई दिख रहा है कि मैंगनीज की जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू है वो मोर नेगेटिव है, एक्सेप्शनली मोर नेगेटिव है। उसका रीजन भी आपके पास है बच्चे। मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 क्या बच्चे? 4s2, है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लूज करेगा, बिकॉज बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 3d5। तो ये मैंने बच्चे M2 पॉजिटिव ओब्लिक M इलेक्ट्रोपोटेंशियल का जो ट्रेंड है उसको एक्सप्लेन कर दिया आपको कि जिंक का मोर नेगेटिव क्यों है, मैंगनीज का एक्सेप्शनली नेगेटिव क्यों है, क्रोमियम का लेस नेगेटिव क्यों है, +2 स्टेट में जाने की टेंडेंसी उसकी कम क्यों है। मोर नेगेटिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू, मोर स्टेबल द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने आपको यहां दिखा दिया बच्चे। मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रोपोटेंशियल, कौन सा इलेक्ट्रोपोटेंशियल पर? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो हमने वैल्यूज दिए हैं बच्चे, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बात करते हैं बच्चे हम M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव। ये हमें क्या दिखाएगा? ये हमें दिखाएगा कि +3 ऑक्सीजन स्टेट बढ़ने के कितने चांस है। हम दिखा रहे हैं बच्चे ये M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव, ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए। इसमें बच्चे याद रखें कि अगर नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रोपोटेंशियल की ज्यादा होगी, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी मतलब साफ है कि रिडक्शन मुश्किल है। दैट इज M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव का बढ़ना मुश्किल है। तो अंडरस्टूड है, M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव बढ़ना आसान है। तो मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रोपोटेंशियल, मोर स्टेबल द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये वाला M3 पॉजिटिव ओब्लिक M2 पॉजिटिव, बच्चे वैल्यूज देखें। टाइटेनियम की वैल्यू एक्सेप्शनली मोर नेगेटिव है 0.37। इसका मतलब साफ है कि टाइटेनियम +3 स्टेट में आसानी से जाता। बच्चे देखिए एज कंपेयर टू व्हाट? वैनेडियम, वैनेडियम के कंपैरिजन। क्रोमियम भी देखिए कंपैरेटिवली बच्चे आसानी से जा रहे हैं। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ध्यान से देखना बच्चे इसको, ये तीन। मैंगनीज देखें बच्चे +1.57 है, साफ है। प्लस मतलब M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव बढ़ना आसान है, पॉजिटिव है ना, तो मतलब M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव बढ़ना मुश्किल है। तो मैंगनीज की इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू फॉर दिस M3 पॉजिटिव ओब्लिक M2 पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सिंपली दैट ऑफ आयरन। आयरन की देखिए बच्चे बेशक पॉजिटिव है बट एक्सेप्शनली लेस है एज कंपेयर टू व्हाट? मैंगनीज, जिससे साफ शो होता है। देखिए ट्रेंड देखिए बच्चे, उसके आगे कोबाल्ट है, पीछे मैंगनीज है, बीच में आयरन है। +1.57, 0.77, देन 1.97, प्लस
आयरन की इससे ज्यादा होनी चाहिए थी मैंगनीज की, जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसके हिसाब से आयरन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में मैंगनीज से ज्यादा होनी चाहिए, पर इट इज एक्सेप्शनली लो। इसका मतलब साफ है कि आयरन +3 स्टेट में आसानी से जाता, इट्स टेंडेंसी टू गो इनटू +3 स्टेट is more as compared to manganese as well as cobalt। साफ दिख रहा है, क्यों? उसका कारण साफ है, क्योंकि जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन? आयरन। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है बच्चे, इट फॉर्म 3d5, दैट इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। रीजन भी साफ साफ है, ठीक है ना। जिंक की बच्चे यहाँ दी नहीं है, इसका मतलब जिंक की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इट मीन इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म जिंक 3 पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोला मैंने। इसका मतलब साफ है कि जिंक की +3 स्टेट बनाना आसान नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट जिंक 2 पॉजिटिव इनटू जिंक 3 पॉजिटिव। बच्चे अपने दिमाग में चीज बिठा ले क्या, कि मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर स्टेबल द ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा बच्चे रिडक्शन पोटेंशियल, उतनी आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे M3 पॉजिटिव उब्लिक M2 पॉजिटिव, तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी बच्चे? हायर वाली, दैट इज +3। क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, मीन साफ है कि M3 पॉजिटिव का M2 पॉजिटिव में जाना मुश्किल है, मीन M2 पॉजिटिव का M3 पॉजिटिव में जाना आसान है। ये मैंने दिखाया बच्चे। इफ इट इज ये पोटेंशियल है M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव, सो इफ इट इज नेगेटिव इट मीन दिस रिएक्शन इज डिफिकल्ट। M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव मीन रिवर्स इज इजी, दैट इज M3 पॉजिटिव आसानी से बनेगी, दैट इज इट विल बी मोर स्टेबल। इस चीज को अपने दिमाग में बैठाएं बच्चे, कि मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर स्टेबल द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट इलेक्ट्रोड रिएक्शन। उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे? ज्यादा स्टेबल। तो ये चीज हमने बच्चे यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ से भी रीड आउट कर देता हूँ। जो चीजें मैंने बोली ये वही यहाँ पे लिखी हुई है। द ट्रेंड्स इन M2 पॉजिटिव ओब्लिक M, पहले वाला बच्चे, ये वाला M2 पॉजिटिव ओब्लिक M, इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, मैं रीड कर देता हूँ। देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, रेगुलर ट्रेंड नहीं देखा आपने बच्चे। ये देखें, ऐसे क्रोमियम का -1.18 कम हो रहा है ना, ये नेगेटिव कम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो बढ़ गया। क्रोमियम के बाद मैंगनीज का ज्यादा है नेगेटिव, है ना। देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, ये चीज उसने बोली यहाँ पे। दिस इज बिकॉज देयर आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 एंड IE2 का सम जो है एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड। उसका कारण कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड और सब्लिमेशन एनर्जी का ट्रेंड रेगुलर नहीं है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी ट्रेंड रेगुलर नहीं है। लेकिन जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड यही है कि ये देखिए नीचे, इट बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव, लेस एंड लेस नेगेटिव। जनरल ट्रेंड तो यही है। The general trend towards less negative value of E naught along the series is due to general increase in sum of ionization energy. IE1 plus IE2 आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जिसकी वजह से the electropotential value become less and less negative. Copper shows unique behavior in series with positive value of E naught. That is why it does not liberate hydrogen from acids and reacts only with oxidizing acids like HNO3 and H2SO4, जो इसको ऑक्सीडाइज कर सके। ये उन एसिड से रिएक्ट नहीं करता जिनमें से इसको सिर्फ हाइड्रोजन निकाल, जैसे HCl। It does not react, it does not react, it does not liberate hydrogen from acids। ये उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता कि हाइड्रोजन को लिबरेट करना है ना, ये उन्हीं से रिएक्ट करता जो इसको ऑक्सीडाइज कर सके। The reason for positive E naught value is that sum of ionization enthalpy and sublimation enthalpy is not balanced by hydration enthalpy। का मतलब साफ है, इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है। इसकी वजह से इसकी जो क्या बच्चे, इसकी जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू है वो नेगेटिव के बजाय क्या आ रही है बच्चे? पॉजिटिव। Its electropotential value is coming in positive, that is
it has less tendency to lose electron as compared to surrounding elements, that is zinc, जो उससे पहले है nickel. The value of E naught for manganese, nickel and zinc are more negative than expected. ये मैंने आपको बता दिया बच्चे, मैंगनीज और जिंक का मैंने एक्सप्लेन भी किया, दे आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। कॉपर की पॉजिटिव पे है और जिंक की वहां पे आगे नेगेटिव पे आ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना उसको स्टेबिलिटी दे रहा है, इट इज गोइंग इनटू 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, और मैंगनीज का 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी उसको स्टेबिलिटी दे रहा है, इट इज गोइंग इनटू 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक्सेप्शनल बेबी ऑफ निकल is due to its high enthalpy of hydration. ऑक्सीडेशन स्टेट को बच्चे दो चीजें यहाँ पे स्टेबल कर रही हैं, एक चीज आयोनाइजेशन एनर्जी लो, दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड, मोर द एनर्जी रिलीज्ड मोर द स्टेबिलिटी, लेस द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड मोर द स्टेबिलिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कम होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पे ज्यादा होगी बच्चे, वहां पे ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? स्टेबल। तो निकल की +2 ऑक्सीजन स्टेट क्यों स्टेबल है? आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से नहीं है, कहता है उसकी स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। जिंक और मैंगनीज की +2 स्टेट क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों लो आयोनाइजेशन एनर्जी? क्योंकि वो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, दे आर गोइंग इनटू मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, 3d10 in case of zinc, 3d5 in case of manganese। तो ये ट्रेंड बचे थे किसके? इलेक्ट्रो पोटेंशियल M2 पॉजिटिव ओब्लिक M। अब हम बात करेंगे बच्चे M3 पॉजिटिव ओब्लिक M2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये वाला M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात करेंगे। तो इसमें क्या देखा आपने? ए वेरी लो वैल्यू ऑफ E0 फॉर स्कैंडियम, वेरी लो वैल्यू shows greater stability of scandium 3 positive। जितना वैल्यू लो होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन स्टेट हायर वाली उतनी स्टेबल होगी। दैट इज व्हाई scandium 3 positive is more stable than what scandium 2 positive, क्योंकि M3 पॉजिटिव ओब्लिक M2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वेरी लो है फॉर स्कैंडियम। ठीक है बच्चे। सेकंड, हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए देखी गई बच्चे? जिंक के लिए, इसलिए जिंक 3 पॉजिटिव में नहीं जाता। जिंक डज नॉट गो इनटू 3 पॉजिटिव, जाना भी नहीं चाहिए उसने, क्योंकि उसकी D10 कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो रही है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो रही है। सिमिलरली बच्चे मैंगनीज की भी M3 पॉजिटिव ओब्लिक Mn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू एक्सेप्शनली हाई है, होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंगनीज भी +3 में जाने से ना नुक्र करेगा, क्योंकि उसकी D5 कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो रही है। जब वो +2 में है, उसकी D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो +3 में जाएगा, क्या हो जाएगी? D4, लेस स्टेबल। आयरन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन लो है, इसका मतलब आयरन आसानी से +3 में जाना भी चाहिए। क्यों? जब +3 में जाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चे? D5। दिस इज द पॉइंट। और कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम इज ड्यू टू हॉफिल्ड T2 G3 कॉन्फ़िगरेशन। ये बच्चे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल जब हम पढ़ेंगे वहां पे आपको मैं कांसेप्ट समझाऊंगा, इस वक्त यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये T2 G3 क्या लिखा हुआ है मैंने, है ना? स्प्लिटिंग ऑफ d सब शेल होता 2 सेट्स में, ये उसके बेस पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे, चलो मैं दिखा देता हूँ। d यहाँ पे स्प्लिटिंग दिखा रहा है, ऐसे d का स्प्लिटिंग हुआ 2 सेट्स में, T2G एंड EG। तो T2G3 का मतलब साफ है बच्चे कि तीनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए? हाफ-फील्ड। तो आपका T2G क्या हो गया? एग्जैक्टली हाफ-फील्ड। एग्जैक्टली हाफ-फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो इसका एक सेट, ये 2 सेट में डिवाइड हो जाता D सब शेल, इसका एक सेट क्या हो गया बच्चे? एग्जैक्टली हाफ-फील्ड एंड हेंस दिस कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। इसका मतलब साफ है कि वैनेडियम 2 पॉजिटिव से आसानी से किसमें जाएगा बच्चे? 3 पॉजिटिव में। क्योंकि जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है T2G3, एग्जैक्टली हाफ-फील्ड। ठीक है बच्चे। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू। इसमें एक ही चीज याद रखना बच्चे कि
अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें तो वी टॉक ऑफ ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी, लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी मोर स्टेबल द कंपाउंड। लेकिन अगर हम एक्व सॉल्यूशन की बात करें वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू से देखा जाएगा कि कंपाउंड स्टेबल होगा या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी या नहीं होगी। तो उसमें एक ही चीज याद रखें बच्चे, मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, मोर स्टेबल द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट इलेक्ट्रोड रिएक्शन। जितना नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा बच्चे इलेक्ट्रोड रिएक्शन का, हमने दो इलेक्ट्रोड रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस किए, वन वाज M2 पॉजिटिव से M का बढ़ना ये बच्चे, और M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव। एक में हमने M2 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया, एक में हमने M3 पॉजिटिव। M3 पॉजिटिव कौन से एलिमेंट का स्टेबल होगा, M2 पॉजिटिव कौन से एलिमेंट का स्टेबल होगा, वो हमने सारा आपको एक्सप्लेन किया। इसमें आपने एक ही कंसेप्ट याद रखना कि मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर गिवन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, मोर स्टेबल द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक यू वेरी मच। काफी लंबा ये वीडियो बन गया बच्चे, क्योंकि कंसेप्ट ही टिपिकल था। थैंक यू वेरी